हेलो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज कुछ पॉइंट्स देखते हैं वेक्टर में, और आप लिखो पॉइंट्स। मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जहाँ लिखने की ज़रूरत होगी वहाँ मैं बताऊँगा। इफ़ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, देन एनी वेक्टर सी in their plane can uniquely be written as linear combination of a vector and b vector। क्या बोला ये? आप पॉज करके लिख सकते हैं जो मैंने बोला। ये बोला कि कोई एक प्लेन में नॉन कोलिनियर वेक्टर को आप जानती हो कि ये एक ए वेक्टर ले लेते हैं, ये एक बी वेक्टर ले लेते हैं, ऐसा लिखा हुआ इसी प्लेन पर, जैसे ये बोर्ड आपका प्लेन हो गया। तो इसमें कोई सी वेक्टर हमने अपने मन से सी वेक्टर दिया, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सी वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा 1 टाइम्स ए वेक्टर प्लस लैम्डा 2 टाइम्स बी वेक्टर। ये हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं इसी प्लेन पर इसी एक अंदर प्लेन पर, ठीक है। कब? जब ए एंड बी नॉन कोलिनियर हो, तो तीसरा वेक्टर इन दोनों के रिस्पेक्ट में टर्मिनोलॉजी में लिख सकते हैं लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 1 ए वेक्टर प्लस लैम्डा 2 बी वेक्टर। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं कि सी वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू 1 टाइम्स ए वेक्टर म्यू 2 टाइम्स बी वेक्टर। अच्छा, और ये केस अगर इक्वल तभी होगा जब म्यू 1 इज इक्वल टू लैम्डा 1 एंड म्यू 2 इज इक्वल टू लैम्डा 2। ठीक है, ये वाली बातें हुई। ये सिर्फ पॉइंट्स हैं जो आपको काम आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में आप इन नोट में लिख लो आप कि एनी वेक्टर नॉन कोप्लेनर विथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर can never be written as linear combination of a vector and b vector। never be written as linear combination of a vector and b vector। अभी जो पॉइंट था क्या था, और अभी जो नोट में मैंने लिखा है क्या लिखा है? जो अभी पॉइंट था कि a वेक्टर एंड नॉन कोलिनियर बट सेम प्लेन में, ठीक है, सेम प्लेन में हो, नॉन कोलिनियर वेक्टर हो तो हम ऐसा लिख सकते हैं, बट नॉन कोप्लेनर सेम प्लेन में नहीं हो तो ऐसा हम नहीं लिख सकते हैं। बहुत ही सिंपल बात बताने की कोशिश की है, उसको कॉम्प्लेक्स मत करो, ठीक है। अब आप टॉपिक दो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। टर्म से ही नाम लग रहा है कि दो वेक्टर, तीन वेक्टर जो भी लीनियर कॉम्बिनेशन में हो वेक्टर, ठीक है। आप लिख ले, आप पॉइंट में लिख ले अच्छे से। एनी वेक्टर बी वेक्टर कोलिनियर विथ ए वेक्टर कैन ऑलवेज रिटर्न यूनिकली। कैसे लिख सकते हैं? कोलिनियर है ए वेक्टर से, तो आप ऐसे लिख सकते हैं सम लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए वेक्टर इज इक्वल्स टू सम के टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, वो भी लिख सकते हैं। कब? जब ए वेक्टर बी वेक्टर कोलिनियर हो, ऐसा हो या पैरेलल हो या इस पर हो, ठीक है। दो वेक्टर, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, ठीक है, तो कोलिनियर हो या पैरेलल हो, ये भी शिफ्ट कर सकते हैं। और पॉइंट्स में चाहें तो इफ बी वेक्टर इज नॉन कोलिनियर, अगर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर नॉन कोलिनियर हो गया तब हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं। ये कब फॉलो करेंगे? जब ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कोलिनियर हो, ठीक है। अब आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉन कोलिनियर देन द इक्वेशन ऑफ टाइप। अगर आप ए वेक्टर एंड बी वेक्टर नॉन कोलिनियर हो, मतलब ए वेक्टर ऐसा हो, बी वेक्टर कुछ ऐसा हो, ये नॉन कोलिनियर हो गया, डायरेक्शन चेंज कर गया, तो आप ऐसा लिख सकते हैं। ये बात आप ऐसा तभी लिख सकते हैं
एक ही प्लेन में हो, ध्यान रहे कि एक ही प्लेन में हो, तो लैम्डा 1 टाइम्स ए वेक्टर प्लस लैम्डा 2 टाइम्स बी वेक्टर नथिंग बट जीरो वेक्टर। क्लियर? क्या मैंने बोला? नॉन कोलिनियर हो, मैं नॉन कोलिनियर और नॉन कोप्लेनर दो डिफरेंट वर्ड है। नॉन कोप्लेनर मतलब सेम प्लेन में नहीं आना, प्लेन। नॉन कोलिनियर मतलब सेम प्लेन में, सेम लाइन में नहीं हो, ठीक है? तो आप, और ये तभी बराबर होगा, इट इज़ अ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस कि लैम्डा 1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 नहीं होता है तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे लैम्डा 1 से, तो ये इधर आ जाएगा माइनस कुछ ऐसा आ जाएगा, ये वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा 1 से, अगर ये 0 नहीं है तो लैम्डा 1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 बी वेक्टर। और ये आ जाने का मतलब है कि सम कांस्टेंट इक्वल टू बी वेक्टर, मतलब ए एंड बी कोलिनियर है, और हमने पॉइंट में क्या लिखाया था कि नॉन कोलिनियर हो, ठीक है? तो ये बिल्कुल ही यही होना चाहिए, अदरवाइज क्या हो जाएगा, वो कोलिनियर हो जाएगा, जो कि ऐसा हम नहीं कर सकते, ठीक है? अब आप लिखो ए बी सी आर, अब यहाँ 3 वेक्टर हो, नॉन कोप्लेनर हो, मतलब नॉन कोप्लेनर मतलब सेम प्लेन में नहीं हो, तो क्या लिख सकते हैं, ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर, देन लैम्डा 1 ए वेक्टर इज इक्वल टू प्लस लैम्डा 2 बी वेक्टर प्लस लैम्डा 3 सी वेक्टर इज इक्वल्स टू μ1 ए वेक्टर प्लस μ2 बी वेक्टर प्लस μ3 सी वेक्टर, ठीक है? ये हम लिख सकते हैं, और ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, लैम्डा 1 इज इक्वल टू μ1, लैम्डा 2 इज इक्वल टू μ2, लैम्डा 3 इज इक्वल टू μ3। ये हम कब लिख सकते हैं, जब ए बी सी नॉन कोप्लेनर हो, मतलब सेम नहीं हो, ठीक है? और अगर आप चाहें तो लैम्डा 1 ए वेक्टर प्लस लैम्डा 2 बी वेक्टर प्लस लैम्डा 3 सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर हो, तो आप ब्लाइंडली लिखें लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 इज इक्वल टू 0। कब? जब ये नॉन कोप्लेनर हो तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, तो ऐसा भी समझना होगा कि ये यही होगा और दूसरा कुछ नहीं होगा, ठीक है? अगर नॉन कोप्लेनर है ए बी सी, अगर नॉन कोप्लेनर है तो उसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, इफ ए बी सी एंड नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स then D can uniquely written as, बस हम आपको समझाने को लेंगे, D वेक्टर जो होगा लैम्डा 1 टाइम्स ए वेक्टर प्लस लैम्डा 2 टाइम्स बी वेक्टर प्लस लैम्डा 3 टाइम्स सी वेक्टर। अगर 3 वेक्टर नॉन कोप्लेनर हो तो जो D वेक्टर आएगा, जो D वेक्टर हम लिखना चाहेंगे, वो हम इन तीनों के टर्म्स में लिख सकते हैं इस हार्ट में, ठीक है? बस यही बात आपको समझाने की कोशिश मैंने किया, ठीक है? अब आप लिखो ऑर्थोगोनल ट्रेड। ये ऑर्थोगोनल ट्रेड समझने की चीज़ है, बस समझ लो, ट्राई, एक मिनट। ऑर्थोगोनल कुछ नहीं है, ये वाली बात आप समझना होगा, जैसे कि ये आपका सब 90 डिग्री है, ये x, ये y, सॉरी ये x y z। अब कोई, आप ऐसा समझो कि इस तरह का है सिस्टम x y z, ठीक है? वही चीज़ मैंने दिखाने की कोशिश की, सब 90 डिग्री पे। कोई एक वेक्टर आ गया, इसके साथ ये वाला वेक्टर है, ठीक है? ये वेक्टर है तो इसके साथ परपेंडिकुलर आएगा, इसके साथ लेंगे, इसके साथ कट करेंगे। जब ये जो वेक्टर है, एक ये वाला फिंगर, ये इसके साथ जो आएगा वो x यूनिट और यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे,
तो इस तरह से ये, जैसे कि ये ऐसे किया मैंने, तो ऐसे तो लिख नहीं सकता हूँ, तो इसको मैंने ऐसे किया पी ओ। अब इसके साथ ये यूनिट सम एक्स होगा, इसके साथ सम वाई जेड होगा, इसके साथ जो सॉरी ये वाई, और ये दिखा नहीं सकता मैं, ये वाला ऐसे होगा तो सब परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ये कट होगा। ठीक है, जो एक्स ऐसे, जो एक्स ये दिख नहीं रहा है आपको क्योंकि 3D विजुअलाइजेशन है, 3D विजुअलाइजेशन है। आप ऐसे समझो कि ये है और एक वेक्टर आ गया ये ऐसे करके, जो इसके साथ इसके साथ इसके साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस पर शेडो गिराएंगे, प्रोजेक्ट करेंगे, तो सम एक्स यूनिट होगा विथ यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर को दिखाने के लिए जैसे कि हमने यहाँ कट किया कि ये एक्स दे देते हैं, या किसी बच्चे ये ए भी दे देता है, स्केलर क्वांटिटी है, और यहाँ यूनिट वेक्टर के लिए आई कैप, यहाँ कट हुआ तो वाई दे दिए, या सम बी कौन बी दे देता है, और इसके साथ यूनिट वेक्टर जे कैप, इसके साथ कट हुआ तो ये पूरा लेंथ दे देता है जेड, और ये इसके साथ छोटा सा यूनिट वेक्टर के कैप। ठीक है, यही चीज़ को आप लिख सकते हैं ओ ए। ठीक है, अब इस ओपी वेक्टर को लिखने का तरीका क्या है, कि आप ऐसे समझ लें ओ ए ओ पी, हाँ ओ पी आई प्लस, सॉरी ओ पी आई मतलब ये वाला जो ए यूनिट से एक्स यूनिट है, वाई जे प्लस जेड के कैप, ये यूनिट। ठीक है, ये चीज़ आप समझ लो, बस ज़्यादा अगर आपको दिक्कत आ रही है 3D विजुअलाइजेशन में, तो ये आप समझ लो इस ओपी वेक्टर को एक्स यूनिट आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। मैं जानता हूँ कि अंडरस्टैंडिंग कराने की दिक्कत आएगी, बट आप समझ लो क्वेश्चन क्रैक करने के लिए इतना कोई अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ी सी दिक्कत है, बट क्वेश्चन क्रैक करने में दिक्कत नहीं है। इस ओपी वेक्टर को 3D में आप ऐसे लिख सकते हैं, और इसी ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये तो आपका क्लियर है। अब आप डायरेक्शन कोसाइन के बारे में समझें। डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए आप तो ऐसा समझें कि कोई वेक्टर है, ये वाला वेक्टर, जैसे ये मैंने 3D बनाया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, और कोई एक वेक्टर ओपी वेक्टर, यहाँ तक ओपी वेक्टर, तो ये एक्स एक्सिस से एंगल बनाएगा अल्फा, वाई एक्सिस से बीटा, जेड एक्सिस से गामा। तो जैसे कि मैं समझाने की कोशिश करूँ अगर आपको हल्का सा, तो आप समझो कि डायरेक्शन कोसाइन के बारे में जान रहे हैं। डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, डीसीएस। ठीक है, अब आप इसको ग्राफ में समझने की कोशिश करो। एक्स वाई जेड, अगर आप ओपी ड्रॉ करते हैं ओपी, तो ये इसको इस तरह से देखो कि अगर ये एक्स वाई जेड ऐसे है, राइट एंगल साथ है, राइट एंगल ये भी ये भी ये भी ये भी, इस तरह से कुछ, ये राइट एंगल है और ये एक वेक्टर है, तो एक्स एक्सिस के साथ वाई एक्सिस के साथ जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा, एक्सिस के साथ अल्फा एंगल, अगर इसके साथ एंगल बनाएगा ये तो अल्फा एंगल। ठीक है, ये वाला पार्ट अल्फा एंगल, ये वाला पार्ट बीटा एंगल, और ये वाला पार्ट गामा एंगल। ठीक है, जो दिखने में आपको अजीब लग रहा होगा, बट क्या करें, आपको फील करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसी चीज़ को आप ऐसे लिखेंगे, ये जो ओपी लिखा है डायरेक्शन, अभी जो मैंने ओपी बताया था, ओपी वेक्टर बताया था एक्स आई प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और ओपी का मैग्नीट्यूड भी बताया था, ओपी का मैग्नीट्यूड कितना था, अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। डायरेक्शन क्वेश्चन में आप जो कैप लिखेंगे, ओपी कैप, क्या लिख रहा हूँ, व्हाट आई एम गोइंग टू से, मतलब वो इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर डिजाइन किया है मैंने, इसी ओपी में यूनिट वेक्टर डिजाइन किया है, ओनली ओपी वेक्टर का
यूनिट वेक्टर के लिए कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप, ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से थोड़ा लिखना अच्छे से। ये यूनिट वेक्टर बना, ये यूनिट वेक्टर बना, और इसका जो यूनिट वेक्टर जो बना इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1। इसको मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर, अब अंडर रूट खुल जाएगा 1, ठीक है। अब ये जो आया नथिंग बट ओपी कैप का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा भी चालाक हो तो इसी चीज़ को, हालांकि ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब जो दूसरा लिख रहा हूँ वो इंफॉर्मेशन के लिए सही है। इसकी जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसकी जगह पर 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर बीटा, इसकी जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1। ये इधर गया तो -2 और ये माइनस कट जाएगा, तो आपका जो आएगा साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस क्वेश्चन पे ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन किसको कहेंगे, तो डायरेक्शन कोसाइंस आर कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर ऑफ डायरेक्शन अलोंग एक्सिस, ठीक है। डायरेक्शन अलोंग एक्सिस, ठीक है, ये यूनिट वेक्टर होता है डायरेक्शन कोसाइन। ये देखो ये इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन कोसाइन। अच्छा, ये कॉस अल्फा किसके बराबर हो गया है, एक्स के, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं हम आपको, ये हो गया होगा, ठीक है, दिक्कत नहीं आ रही होगी, बिल्कुल। एक एग्जांपल देते हैं कि हम किसी वेक्टर को डायरेक्शन कोसाइन में जानना चाहेंगे। जैसे कि आप देखो क्वेश्चन देखो, ओपी वेक्टर इज इक्वल टू, ओपी वेक्टर मैं बोला हूँ, ठीक है ना, 2i प्लस 2j प्लस k कैप। अब इसका यूनिट वेक्टर बनाना है, फिर डायरेक्शन कोसाइन पता करना है, डीसी। तो यूनिट वेक्टर बनाने के लिए आपको इसी के मैग्नीट्यूड से कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 4 4 1 9 9 कितना आ जाएगा 3। तो ओपी का मैग्नीट्यूड, ओपी बाई ओपी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, मैं ऐसे लिख देता हूँ 2 2 1, तो मतलब 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप और डिवाइडेड बाई 3। आप देखना चाहें तो ऐसे लिख देता हूँ 2/3 i कैप प्लस 2/3 j कैप प्लस 1/3 k कैप। यहाँ मैंने जो लिखा है जस्ट शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, लिखने का अपना तरीका होता है। अच्छा, जो कि मैंने यहाँ एक्सपेंड कर दिया है, ये ओपी, ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन में। इसमें बात करेगा कि कॉस अल्फा क्या है, तो कॉस अल्फा आपका है 2/3, कॉस बीटा क्या है 2/3, कॉस गामा क्या है 1/3। और एक इन्फॉर्मेशन, इसका अगर मैग्नीट्यूड चेक करना चाहते हैं तो पक्का 1 आएगा, बता देते हैं, अंडर रूट 2/3 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर। देखो आप कितना आ जाएगा, 4/9 प्लस 4/9 प्लस 1/9, टोटल 9 आ जाएगा, 9 9 कट जाएगा, 1 आ गया। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस आर द कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, ठीक है, ऑफ डायरेक्शन अलोंग एक्सिस, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चंस करते हैं, अब जहाँ लिखने की बात आएगी मैं लिख दूंगा, फाइंड थीटा
if direction angle of direction, find theta if direction angle of direction 30 degree, 60 degree and theta। अब ये क्या कह दिया कि थीटा बताओ, अगर एक अल्फा 30 है, बीटा 60 है, तो थीटा मतलब जो गामा है वो उसके जगह पर इससे थीटा वर्ड यूज़ किया है। तो सिंपल पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट cos स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसका कितना होगा? cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, कितना जाएगा? 3/4। इसका कितना होता है? 1/2 का स्क्वायर 1/4, और ये तो निकालना ही है। अच्छा ये देखो आप, 4 + 4 / 4 1 इससे कैंसिल हो गया, 0। तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, cos थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, एक एंगल 90 डिग्री होगा। एक और क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड थीटा if direction angle of direction, if direction angle of direction 60 degree, 60 degree, 60 degree, 60 degree and theta। तो इस चीज़ में आप डायरेक्ट पुट कर दो। पुट करने पर आपका जो आएगा cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये कितना हो जाएगा? √3/4, 3/4 प्लस 3/4, ये तो निकालना ही है। ये है कितना हो जाएगा? 6/4, 6 सही है, मैंने सही लिखा है। cos 60 डिग्री √3/2, नहीं 1/2 होता है ना, तो 1/4, 1/4 तो 2/4 मतलब 1/2 इधर आएगा तो cos स्क्वायर थीटा 1 - 1/2 नथिंग बट 1/2, और cos थीटा कितना हो जाएगा? ±1/√2। अब एक बार प्लस वाला लेंगे तो कितना आ जाएगा? 5/4, थीटा आ जाएगा 5/4। और एक बार आप माइनस वाला लेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा पाई माइनस पाई बाई थीटा, मतलब थीटा आ जाएगा 3π/4। ठीक है, वेक्टर आपका एंगल वेरी कर सकता है 0 से पाई। आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस फार्मूला बस देख लेते हैं, हमने पढ़ा ही था डिस्टेंस फार्मूला, हालांकि मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, बट कोई बात नहीं है, देख देख लेते हैं। ए दिया हुआ आपका xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। बी दिया हुआ आपका x1 देना चाहिए, x1 y1 z1। बी दिया हुआ x2 y कैप i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। अब जैसे देखना चाहो आप कि ये है और ये बी है, ठीक है, तो ओ ए ओ बी, ठीक है, और हमें निकालना है ए बी। ठीक है, तो हम डायरेक्ट ट्रायंगल लॉ लगा देते हैं इसमें, ट्रायंगल लॉ। तो ओ ए यहाँ पर 0 0 होगा, ट्रायंगल लॉ लगाते हैं तो ओ ए वेक्टर सेम डायरेक्शन ए बी वेक्टर और क्या चला जाएगा माइनस ओ बी वेक्टर। ओ बी क्यों लिखा? अपोजिट में हमने ऐसे चाहिए था, ठीक है, डी ओ नहीं लिख सकते,
माइनस ओ ए। ओरिजिन से अगर ऐसे लिखना चाहते हैं तो देख लो, ओरिजिन से नहीं लेते हैं पोजीशन वेक्टर तो क्या हो जाएगा बी माइनस ए, बट कितना है आपका बी माइनस ए, मतलब x2 माइनस x1 आई कैप। अब बोलोगे वो कहाँ गया, वो तो ऑलरेडी जीरो है, इसका भी निकालोगे तो क्या होगा बी माइनस जीरो जीरो, तो यही आएगा, इसका ये आएगा, बीच में माइनस होगा, y2 माइनस y1 जे कैप z2 माइनस z1 के कैप। अच्छा ये जो आया वेक्टर आया, इसका डिस्टेंस कितना होगा, तो फिर क्या है, फिर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया। एक और छोटा सा पॉइंट देख लेते हैं, ये होने के बाद आप पॉज करके देखना, रुक करके देखना, ठीक है। और एक और देख लेते हैं, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी। तो कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी, तो कोलिनियरिटी के लिए जैसे ए वेक्टर है, ऐसा बना दिया, ए सी बी, यहाँ बी दे दिया, तो ये ए बी, ये बी सी और ये ए सी। तो आपको पता है ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर, अच्छा इसका सिंपल कॉम्पोनेंट ये जो दे दिया बी वैक्टर और ये दे दिया सी वैक्टर, ठीक है। तो कोलिनियर है, तीन वैक्टर है, एक ए सी वैक्टर है, एक बी सी वैक्टर है और एक ए बी वैक्टर है, और ये ए सी वैक्टर। खास बात, ए बी वैक्टर को कैसे ले सकते हैं, बी माइनस ए। अच्छा डिस्टेंस लगा रहे हैं कि हमें अगर इसका डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस तो बराबर ही होगा, इस वर्ड में यूज़ कर सकते हैं कि दो सम का डिस्टेंस बराबर ही होगा इसमें, क्योंकि ये कोलिनियर है, तब ऐसा बोल सकते हैं, ट्रायंगल में ऐसा नहीं बोल सकते। तो ये वेक्टर डिस्टेंस सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू, अच्छा ये फाइनल माइनस इनिशियल, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। खास बात है कि कोलिनियरिटी में कोलिनियर है ए बी सी की नहीं, ये वाला जो बी है मिडिल पॉइंट यहाँ और यहाँ आएगा, रोल करेगा, और इसका जो फर्स्ट में जो लिखे हैं हमारे, खैर आप बी पॉइंट को देख लीजिए किसमें ये आप कोलिनियरिटी के लिए समझ सकते हैं कि ए बी सी आर कोलिनियर वेक्टर्स। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट। थैंक यू।